Welcome participants. Welcome to our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, अब तक हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और वहां से कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ये जो कंपनियां हैं ये मार्केट में अपने आप को लिस्ट कैसे करवाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कैसे करवाती है और क्या हर कंपनी वहां लिस्ट हो सकती है, राइट? इसका प्रोसेस क्या है? तो दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू आईपीओ मार्केट, राइट? आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कंपनियों को क्यों अप्रोच करना चाहिए पब्लिक को, राइट, फॉर रेजिंग फंड्स। So to understand the reason behind raising capital from public, we should understand this thing that whenever we buy any product, okay, this product is actually prepared by some company. Okay, जैसे कि अगर मैं इस स्लाइड पर देखूं तो यहां मुझे एक टी शर्ट का एग्जाम्पल नजर आता है, राइट? सो एज अ यूजर इफ आई एम गोइंग टू बाय टी शर्ट, तो ये टी शर्ट कौन बना रहा है? डेफिनेटली एक कंपनी बना रही है, राइट? कंपनी यानी एक ऐसा सेटअप जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, राइट, प्लांट है और बहुत सारा मैन पावर है, राइट? और जो अपनी स्किल लगाकर इसको एक फिनिश्ड गुड्स का शेप दे रहे हैं रॉ मटेरियल से। तो अब ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहां से आया है, सीड फंडिंग कहां से मिली है, स्टार्टिंग कहां से हुई है? तो डेफिनेटली जो भी कंपनी का ओनर होता है वो बिजनेस अपनी पॉकेट से स्टार्ट करता है। बट क्या उस पैसे से वो बिजनेस को हमेशा चला सकता है? डेफिनेटली नहीं। बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें और भी मदद की जरूरत पड़ती है, और भी पैसे की जरूरत पड़ती है, और ये फंड हमें मिलता है एंजल इन्वेस्टर से। तो मार्केट में काफी सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस आइडिया को समझते हैं और हमारे बिजनेस आइडिया में क्या पोटेंशियल है इसे एनालाइज करते हैं, और अगर उनको लगता है कि हमारे बिजनेस में स्केलेबिलिटी की संभावना है, ज्यादा कमाने की संभावना है, तो डेफिनेटली वो हमें सीड फंडिंग देते हैं, पैसा लगाते हैं हमारे बिजनेस में ताकि हम अपने बिजनेस का साइज और बढ़ा सके, नई नई टेक्नोलॉजी और ला सके। लेकिन क्या हम एक बिजनेस को हमेशा इस सीड फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू ही रन कर सकते हैं या खुद की फंडिंग से ही रन कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो, राइट? अगर हम एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करवाना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, सेल्फ सस्टेन बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें और भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो डेफिनेटली बिजनेस स्टार्ट होने के 3 4 5 सालों के बाद एक कंपनी एलिजिबल हो जाती है लोन लेने के लिए, राइट? अपने असेट्स को देकर उसके बदले कंपनी लोन ले सकती है बैंक से। बट क्या एक बैंक हर कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, राइट? अगर मेरी कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है तो इतना बड़ा लोन मुझे बैंक से नहीं मिलेगा। और अगर ये पैसा मुझे अगले 50 साल, 60 साल, 70 साल के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली बैंक कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी, बैंक मुझे कभी भी पैसा नहीं देगी। बैंक हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और हमेशा उस पर एक फिक्स्ड लाइबिलिटी रहती है कि मुझे इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट में लोन रिपे करना है टाइमली। तो अब अगर लोन नहीं मिलेगा इन केस, तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है आईपीओ। हर कंपनी मार्केट में अपने यूजर्स, कस्टमर, पब्लिक को अप्रोच कर सकती है और पब्लिक को रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो उसके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करें, वो उसके बिजनेस में पैसा लगाए, और इसके बदले में कंपनी उसे क्या देगी? कंपनी अपने प्रॉफिट में हिस्सा देगी। तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक को अप्रोच करती है तो इसका मतलब यह है वो पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं। अब अगर कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेती है, तो इसे हम डिबेंचर, इसे हम कहते हैं फंड्स अरेंज करना थ्रू डिबेंचर। और यहां पर सबसे पहले कंपनी आईपीओ लेकर आएगी डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर पर गारंटीड इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी हर साल कंपनी को एक फिक्स इंटरेस्ट जो भी तय हुआ है शुरुआत में वो अपने इन्वेस्टर को देना होगा। लेकिन अगर कंपनी ये फिक्स लायबिलिटी नहीं चाहती तो क्या कर सकती है? कंपनी शेयर्स के थ्रू फंड रेज कर सकती है। तो कंपनी के जो ओनर है वो उस कंपनी का जो टोटल शेयर है
राइट, उसमें पब्लिक को हिस्सेदारी बेचते हैं और पब्लिक उस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए पैसा लगाती है। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अप्रोच करती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक से फंड बोरो करती है, राइट, एक मास ग्रुप से फंड बोरो करती है, क्योंकि पब्लिक नंबर में बहुत ज्यादा है और अगर वो थोड़ा थोड़ा पैसा भी देंगे, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए भी अगर पर पर्सन देंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास आ सकता है, राइट। और इस चूंकि आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो आपके ऊपर कोई फिक्स लाइबिलिटी भी नहीं है कि आपको हर बार डिविडेंड देना ही है, राइट। सो आईपीओ क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंपनी, राइट, फंड्स रेज करती है, पैसा अरेंज करती है पब्लिक से, और पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करती है, राइट, ये जानकर कि वो कंपनी फायदेमंद है या नहीं, राइट। और इस पूरे मैकेनिज्म में स्टॉक मार्केट, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी उनकी मदद से ही ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो आईपीओ को हम कैसे डिफाइन करें? आईपीओ बेसिकली एक प्रोसेस है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कोई भी कंपनी पहली बार पब्लिक को अप्रोच करती है और पब्लिक को शेयर्स इशू करती है और उसके बदले फंड्स इकट्ठा करती है, या फिर डिबेंचर इशू करती है और फंड्स इकट्ठा करती है। तो कंपनी के ओनर स्टॉक एक्सचेंजेस की मदद से पब्लिक को अपनी ओनरशिप बेचते हैं, हिस्सा बेचते हैं, राइट। तो पब्लिक से बहुत बड़ा पैसा एक लंबे समय के लिए कंपनी को मिल जाता है। तो ये फंड्स रेज करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स मिल जाते हैं। देखिए स्लाइड पर दो एग्जांपल है, आपको याद होगा फेसबुक, जिसको कि मेटा कहते हैं, राइट। ये कंपनी 2012 में अपना आईपीओ लेकर आई थी, मई 2012 में, और इन्होंने लगभग 16 बिलियन डॉलर फंड्स रेज किया था मार्केट से, और ये टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री की कंपनी है। इसी तरह अलीबाबा, जो कि एक इंटरनेशनली रिनाउंड चाइनीज कंपनी है, राइट, ये इस कंपनी ने भी अपना आईपीओ लाया 2014 में, राइट, सितंबर 2014 में इन्होंने अपना आईपीओ लाया और लगभग 21.8 बिलियन डॉलर मार्केट से रेज किया। पार्टिसिपेंट्स, आईपीओ लाने से हम इन्वेस्टर्स, हम जियोग्राफिकली कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। और अगर कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्टर से भी फंड के लिए रिक्वेस्ट किया है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स, राइट। तो आईपीओ के थ्रू हमें इन्वेस्टर्स मिलते हैं, राइट, पूरी कंट्री में किसी भी जगह से, और वो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं कम टाइम में और हमें तुरंत फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं एज अ कंपनी। अब हम बात करें कि क्यों करती हैं कंपनियां आईपीओ के थ्रू फंड्स रेजिंग, और दूसरे सोर्सेस क्यों इफेक्टिव नहीं है। पार्टिसिपेंट्स, अगर कंपनी को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो डेफिनेटली आईपीओ एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम बहुत सारी पब्लिक से फंड्स रेज कर सकते हैं, राइट। तो ये फंड हमें मदद करेगा डाइवर्सिफिकेशन में एज अ कंपनी, कंपनी को बड़ा करने में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में, ऑटोमेशन करने में। तो फंड रेज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पब्लिक को अप्रोच करना थ्रू एन आईपीओ। इसके अलावा लिक्विडिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम अपने एम्प्लॉयज को ई शॉप्स प्रोवाइड करते हैं, शेयर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो जब भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है या लिस्ट हो जाती है तो ये मार्केट में एम्प्लॉयज अपने शेयर्स को बेच सकते हैं या खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। तो उनको एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू उनको लिक्विडिटी बनी रहती है, कभी भी वो अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू जो वो सारे स्टेक होल्डर जो कंपनी के अंदर के हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आउटसाइडर कॉमन पब्लिक भी इन्वेस्ट कर सकती है, राइट। सो लिक्विडिटी इज सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन टू गो पब्लिक, राइट। कभी भी जब हमारे पास फंड्स होंगे तो हम अपने शेयर्स को बायबैक भी कर सकते हैं एज ए कंपनी, यानी पब्लिक का पैसा उन्हें वापस दीजिए और अपना शेयर वापस ले लीजिए। तो इस तरह हम अपना कंट्रोल बढ़ा रहे होते हैं बाय बैक करके,
जब हम शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम अपना कंट्रोल लूज कर रहे होते हैं, हमारी कंपनी के ओनर्स नंबर में बढ़ रहे होते हैं, तो हम अपना कंट्रोल लूज कर रहे होते हैं। इसी तरह आईपीओ लाने से, पब्लिक को अप्रोच करने से एक और फायदा है, और ये है फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती है इससे, राइट। कंपनी स्टेबल बनती है, बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी के पास आता है, और कंपनी के ऊपर कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है इंटरेस्ट की तरह, अगर ये आईपीओ इक्विटी शेयर्स का है तो, राइट। तो बैंक से लोन लेने में काफी चार्ज भी लगता है और लोन काफी कॉस्टली भी होता है, तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड रेज करना इंडिया जैसी कंट्री में काफी सस्ता है, इसलिए कंपनियां इसको प्रिफर करती हैं। अदर देन दिस, अनदर इंपॉर्टेंट रीजन इज मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। जब भी कोई कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर आती है या लिस्ट होती है, तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, उसकी मार्केट में पहचान बढ़ती है, और ऐसा करने से कंपनी का बिजनेस भी बढ़ता है, राइट। जब कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे तो डेफिनेटली कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज होता है, गुडविल इंक्रीज होती है, और कंपनी को इससे फायदा होता है। साथ ही साथ, क्योंकि मार्केट में आने से इन्वेस्टर्स हर वक्त मौजूद होंगे, तो शेयर्स को खरीदा या बेचा इजीली जा सकता है, इसलिए लिक्विडिटी भी कंपनी में बनी रहती है। इसी तरह आईपीओ कंपनीज को मर्जर और एक्विजिशन की फैसिलिटी भी देता है, राइट। कंपनी जैसे ही मार्केट में आती है तो उसे अपनी रियल वर्थ पता लगती है, मार्केट में रियल वैल्यू पता लगती है, और कंपनी को फायदा होता है उसकी रेपुटेशन का, स्टेटस का, एथिक्स का। और उसके बाद अगर वो कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज होती है या एक्विजिशन मोड में जाती है, तो डेफिनेटली उसको इसकी अच्छी वैल्यू मिलती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रीजन है क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांडिंग। चूंकि हमें पता है कोई भी कंपनी मार्केट में तभी लिस्ट हो सकती है जब वो सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करे, राइट। और सेबी को पीरियोडिक रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है लिस्ट होने के बाद। तो ऐसा करने से फाइनेंशियल डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है, पब्लिक डोमेन में, और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने से कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, राइट। कंपनी के बारे में हर किसी को पता रहता है, तो कंपनी अपने फंक्शंस को, अपने काम को स्ट्रक्चर्ड मैनर में करती है, जिससे उसकी ब्रांडिंग होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग एन आईपीओ। अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाना है तो क्या प्रोसेस है, कैसे लाया जाएगा। पार्टिसिपेंट्स, इंडिया में आईपीओ लाने के लिए हम इन कुछ कॉमन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें पहला स्टेप, स्टार्टिंग स्टेप है हायरिंग अ राइट इन्वेस्टमेंट बैंकर। आईपीओ मार्केट में तभी आ सकता है जब हम हमारे आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करें। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर बेसिकली रजिस्टर्ड एजेंट ऑफ सेबी, राइट, जो कंपनी को आईपीओ लाने में मदद करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं और बाकी नेसेसरी चीजें अरेंज करवाते हैं। इसके बाद जैसे ही आपने अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर फाइनल किया, नेक्स्ट स्टेप इज फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो सेबी के रेगुलेशंस हैं, उसका एक फॉर्म है, इन्वेस्टमेंट बैंकर उसको भरने में मदद करता है, और उसके लिए जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो अरेंज कराता है, जैसे अरेंजमेंट ऑफ अंडर राइटर्स, ओके, अरेंजमेंट ऑफ बैंकर, राइट, अरेंजमेंट ऑफ अदर कंपनी सेक्रेटरी, राइट, मर्चेंट बैंकर एक्सेट्रा। जैसे ही ये एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, उसके बाद अगला काम है एक बुकलेट तैयार करने का, जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। हम इसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं, राइट, और इसे रेड हेयरिंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, राइट। इंडिया में आईपीओ बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आते हैं, यानी बिडिंग होती है, राइट। तो बिडिंग से पहले कंपनी सारे नेशनल और रीजनल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देती है पब्लिक को, और अपने बिजनेस के बारे में बताती है, अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में बताती है। तो इस बुकलेट में कंपनी ये डिस्क्लोज करती है कि उनका बिजनेस आइडिया क्या है, उनको पिछले सालों में किस तरह के मुनाफे हुए हैं, उनके पास क्या असेट्स अवेलेबल हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं उनकी, राइट, और उनके एसोसिएशंस किस किस के साथ हैं, उनके टाइप्स किस किस के साथ हैं। तो ये सारी चीजें उस बुकलेट में अटैच की जाती है अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, द एमओए, right, memorandum of association, AOA, etc. all other certificates are added in that document of prospectus. इस prospectus को पढ़ के इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि ये आईपीओ मेरे काम का है या नहीं है, राइट। उसके बाद
इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस बनते वक्त आईपीओ में हम प्राइस भी डिसाइड करते हैं कि एक कंपनी को अपने शेयर्स किस वैल्यू में, किस प्राइस में इन्वेस्टर्स को देने हैं, राइट। और ये डिसाइड किया जाता है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। तो वैल्यूएशन करने के लिए भी रिकॉग्नाइज बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, जिनकी मदद से इन्वेस्टमेंट बैंकर परफेक्ट वैल्यूएशन का पता लगाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट में पब्लिक कितने रुपए तक दे सकती है। इसके बाद फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस डिसाइड होने के बाद कि मिनिमम कितना प्राइस रखना है, मैक्सिमम कितना प्राइस रखना है, आईपीओ लॉन्च किया जाता है और उसकी एक डेट होती है। इंडिया में हर आईपीओ 3 से 5 दिन तक की विंडो में ओपन रहता है और उसके बाद उसे क्लोज कर दिया जाता है। यानी आईपीओ हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, आईपीओ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही ओपन होता है, स्पेशली 3 डेज। पहले ये ड्यूरेशन 7 दिन हुआ करती थी, राइट। तो इसी टेन्योर में, इसी ड्यूरेशन में पब्लिक को इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि वो कंपनी लिस्ट होगी या नहीं होगी। अगर आईपीओ पर पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स आता है, 90% से ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होता है, तो उसके बाद उस कंपनी की लिस्टिंग की जाती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में उसे ऐड कर दिया जाता है और अब इस कंपनी की रेगुलर ट्रेडिंग हो सकती है। यानी इस कंपनी के शेयर्स को डेली बेसिस पे खरीदा या बेचा जा सकता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो आईपीओ के मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं या फिर हम इसे न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, राइट। तो बेसिकली हर कंपनी जब भी फ्रेश सिक्योरिटीज लेकर आएगी, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज लेकर आएगी और पब्लिक को अप्रोच करेगी, तो उसे आईपीओ के पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। नाउ आफ्टर सब्सक्रिप्शन ऑफ द आईपीओ, अगर आईपीओ सब्सक्राइब होता है, पब्लिक ओवर सब्सक्राइब करती है, तो डेफिनेटली वहां अलॉटमेंट होगा, राइट। और इन्वेस्टर्स को उनकी बिडिंग प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और जिन भी इन्वेस्टर्स को शेयर्स नहीं मिलते हैं उनको उनका पैसा लौटा दिया जाता है, राइट। So this is the entire process of IPO, right, and listing of a company in stock exchange. Now, what are the disadvantages of the IPO? Definitely IPO process is expensive क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा, मर्चेंट बैंकर हायर करना होगा, अंडरराइटर्स हायर करने होंगे और आपको बहुत सारा सर्विस टैक्स, डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। सो इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, राइट। तो आप जब यूजुअली कंपनियां अपनी पूरी लाइफ में 1 या 2 बार ही आईपीओ लेकर आती है, सो इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। Second is, after launching an IPO, you need to report responsibly. It means that you need to disclose all your documents, balance sheet, P&L, other information with the investors. तो आपको टाइम टू टाइम अपनी इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टर्स के साथ साझा करना होगा, पब्लिक करना होगा। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपके कॉम्पिटिटर्स को भी आपके बारे में पता लग जाता है, तो वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से जो आपने पब्लिकली शेयर की है। तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आईपीओ में हम अपने शेयर्स, यूजुअली अगर इक्विटी का आईपीओ है तो पब्लिक को देते हैं, तो जब भी आप अपना शेयर पब्लिक को बेच देंगे तो आपका कंट्रोल कम हो जाएगा, राइट। यानी इन्वेस्टर्स से भी पूछा जाएगा हर बार जब भी हमें कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होगा, राइट। So these are some important disadvantages of the IPO in our country. So now let's summarize this discussion. Students, हमने ये जाना कि पब्लिक के पास कंपनीज क्यों अप्रोच करती है, क्योंकि पब्लिक बहुत बड़ा अमाउंट बहुत लंबे टाइम के लिए कंपनी को दे सकता है, राइट। और इससे कोई फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं बनती है, राइट। अगर मुनाफा होता है ईयर एंड पे तो कंपनियां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, नहीं होता है तो देयर इज नो कंपल्शन कि कंपनीज को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। इसके अलावा हमने पढ़ा आईपीओ का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा प्रोसेस कि कैसे आईपीओ लाता है और आईपीओ के क्या फायदे और नुकसान है कंपनीज के लिए। दैट्स इट, थैंक यू।